वेताल कथा वरदान कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। महाराजा विक्रमार्क बिना थके पेड़ के पास गए और सबको उतार कर अपने कंधे पर रख लिया। फिर वे चुपचाप वापस शमशान की ओर चल पड़े। सब में छुपा वेताल कहने लगा, हे राजन, अब तक तुम इस काम में हर कदम पर विफल रहे हो, फिर भी तुम जितनी लगन से इसमें लगे हो और तुम्हारी एकाग्र चित्तता की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसके बावजूद कि तुम यह काम बहुत सी परेशानियों से जूझकर कर रहे हो और तुम्हारे सभी प्रयास अंत में विफल हो सकते हैं। तुम पूरे मन से काम कर रहे हो, लेकिन किसी असंभव काम को करने की कोशिश न करना ही ठीक है। खुद के अंदर छुपे कला के खजाने की परवाह न करते हुए मुकुंद नामक व्यक्ति ने खुद को मिल रही अपार दौलत को ठुकरा दिया और यहाँ तक कि एक महान राजा का आतिथ्य भी ठुकरा दिया और उस स्थान को छोड़कर दूर निकल गया। श्रम को भूलने के लिए सुनो, मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ। यह कहकर बेताल ने कहानी शुरू की। मुकुंद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अंग राज्य के एक गांव में रहता था। वह अपनी पैतृक जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन करता था। क्योंकि खेती से काफी समय बचता था, अतः मुकुंद ने खाली समय में कठोर पत्थर की मूर्तियां बनाना सीखना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे मुकुंद मूर्ति कला में पारंगत हो गया। एक दिन मुकुंद की पत्नी ने उससे कहा, तुम हमेशा देवियों की मूर्तियां बनाते हो, मेरी मूर्ति कब बनाओगे? मुकुंद ने मुस्कुराकर उसे अपने सामने बैठने को कहा और उसकी मूर्ति बनानी शुरू कर दी। एक माह बाद भी मूर्ति आकार नहीं ले पा रही थी। मुकुंद की पत्नी पति के सामने स्थिर बैठे बैठे परेशान हो गई और पूछा, क्या मूर्ति बनाना इतना मुश्किल है? मुकुंद ने अपने हाथ की छेनी हथौड़ी एक और रखकर उत्तर दिया, हाँ, बहुत मुश्किल है। तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे नयन नक्श पत्थर पर उकेरने हैं और इसमें समय लगता है। देवी देवताओं की मूर्तियों में यह आसानी है कि मैं उन्हें मनचाहा आकार दे सकता हूँ और किसी को भी यह नहीं लगेगा कि मूर्ति पहचानी नहीं जा रही। उस समय तक मानसून आ चुका था और खेती किसानी का काम आरंभ हो चुका था। मुकुंद ने दिन में खेती का काम प्रारंभ कर दिया और खाली समय में अपनी पत्नी की मूर्ति बनाना जारी रखा। एक दिन एक साधु महाराज उस ओर से निकल रहे थे। अचानक वे रास्ते के पास तालाब में फिसलकर गिर गए। वे अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाए। मुकुंद अपना काम छोड़कर दौड़ा और उन्हें बचाया। बाद में साधु ने मुकुंद की मूर्ति को देखकर कहा, मुकुंद, तुमने मेरा जीवन बचाया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। अब से तुम जब भी कोई मूर्ति बनाओगे तो वह बहुत तेजी से पूरी होगी और उसमें जिसकी मूर्ति है उस व्यक्ति के नैन नक्श के साथ ही उसकी भावनाएं भी दिखाई पड़ेंगी। इससे तुम्हारा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। मुकुंद को इन शब्दों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा कि यदि साधु महाराज में इतनी शक्ति है तो वे स्वयं को डूबने से क्यों नहीं बचा पाए। साधु महाराज मुस्कुराए, जैसे कि उन्हें मुकुंद की विचारधारा का पता लग गया हो। फिर वे अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ गए। लेकिन चमत्कार, मुकुंद ने उसी रात बिजली की गति से अपनी पत्नी की मूर्ति पूरी कर डाली। मूर्ति हूबहू उसकी पत्नी की शक्ल की थी और उस पर प्रेम और सद्भावना की गहरी छाप थी। इससे गांव के सभी लोगों ने मुकुंद से अपनी मूर्ति बनाने का अनुरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मुकुंद के बच्चे भी उससे अपनी मूर्तियां बनाने के लिए कहने लगे। उसका एक बच्चा 10 वर्ष की उम्र का था और दूसरा 7 वर्ष का। मुकुंद ने उनकी एकदम सजी प्रतिमाएं बनवाईं जो अत्यंत सुंदर थीं। ये मूर्तियां भी केवल एक रात में पूरी हो गईं। जब मुकुंद अपनी पत्नी और बच्चों की मूर्तियों को देखकर सुख का अनुभव कर रहा था, अचानक गांव का मुखिया वहां पर आया और मुकुंद को चेताया, देखो, तुम्हें मेरी मूर्ति बनाना है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो। मूर्ति नहीं बनाई तो तुम जानते हो क्या होगा। यह मुखिया गांव में बहुत बदनाम था। 40 वर्ष की उम्र में ही वह गांव वालों के प्रति बहुत नृशंस माना जाता था। ऐसे व्यक्ति की मूर्ति बनाना बहुत मुश्किल भरा था, क्योंकि उसकी सारी क्रूरता मूर्ति के चेहरे पर झलकती।
मुकुंद को समझ में आया कि साधु महाराज द्वारा दिया गया वरदान वास्तव में काम कर रहा था। यदि वह मूर्ति ना बनाता तो वह भी एक समस्या थी। गांव का मुखिया उसे और उसके परिवार को परेशान कर सकता था। मुकुंद की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसकी कला ने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। उसने गांव के मुखिया की मूर्ति एक रात में न बनाकर काम को एक सप्ताह तक खींचा। एक दिन मुखिया उस पर जोर से चिल्लाया, मैं मूर्ति में अपना चेहरा देखने के लिए उत्सुक हूँ और तुम हो कि मूर्ति का काम पूरा ही नहीं कर रहे हो। अंत में मुकुंद ने इस देरी का असली कारण मुखिया को बता दिया। मैं तुम्हारी ये बेसिर पैर की कहानियों में विश्वास नहीं करता। तुम जो भी भाव मूर्ति पर दिखाना चाहोगे वे ही वहां दिखेंगे। मेरे दिल दिमाग की भावनाएं मूर्ति में कैसे दिख सकती हैं, वह चिल्लाया। मुकुंद ने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। अंत में मूर्ति बनकर तैयार हो गई। जैसा कि मुकुंद ने कहा था, उसके चेहरे पर बहुत क्रूरता का भाव था। गांव का मुखिया मुकुंद और उसके परिवार को क्या सजा देता यह पता नहीं लग पाया, क्योंकि अचानक राजा के सिपाही मुकुंद के लिए एक विशेष रथ लेकर वहां पर आए। मुकुंद, उसका परिवार और गांव का मुखिया सभी चकित रह गए। तुरंत ही मुकुंद और उसका परिवार राज्य की राजधानी के लिए निकल पड़े। अंग देश के राजा ने पूरे राज्य में अपनी मूर्तियां लगाने का निर्णय किया था और इसलिए वे पूरे देश से सभी मूर्तिकारों को अपने पास बुला रहे थे। राजा ने मूर्तिकारों को यह बताया कि वे क्या सोच रहे थे। मेरी मूर्ति देखकर लोगों को डर से कांपना चाहिए। इससे मेरे राज्य में कोई अपराध नहीं होंगे। अतः आप लोग अपनी श्रेष्ठ योग्यताओं का उपयोग करके ऐसी मूर्तियां तैयार कीजिए। मुकुंद एक बार फिर मुश्किल में था। दूसरे मूर्तिकारों की बनाई मूर्तियां सामान्य दिखेंगी, लेकिन उसकी बनाई मूर्ति में राजा के आंतरिक विचार जैसे गुस्सा और सत्ता का मद भी दिखाई देगा। राजा ने सभी मूर्तिकारों के लिए एक एक घर का प्रबंध कर रखा था। अपने पहले प्रयास में मुकुंद एक शिला लाया और रात में राजा की एक सुंदर तस्वीर सामने रखकर मूर्ति बनानी शुरू की। जब मूर्ति पूर्ण हुई वह काफी सुंदर और सुहानी लग रही थी। चेहरे पर चित्र से भी अधिक मदद करने का भाव दिखाई दे रहा था। इसके बाद मुकुंद आराम से सो गया। मुकुंद के घर पर नजर रख रहे जासूसों ने राजा को रात को ही खबर की कि मुकुंद ने मूर्ति पूरी कर ली थी। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि मूर्ति एक ही रात में कैसे बन सकती है। उसने मुकुंद के घर जाकर देखने का निश्चय किया। मुकुंद की बनाई मूर्ति देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत ही मुकुंद को पूरे देश में मूर्तियां लगाने के काम का प्रभारी बना दिया और मुकुंद को दरबार के प्रमुख लोगों में से एक राजशिल्पी बना दिया गया। मुकुंद का परिवार सारे राजसी ठाट बाट का आनंद ले रहे थे। हर ओर नौकर चाकर थे और कहीं भी जाने के लिए रथ आदि उपलब्ध थे। इस प्रकार उसका परिवार बड़े आदमियों जैसी जीवन शैली का अभ्यस्त हो गया। एक दिन महारानी ने मुकुंद के पूरे परिवार को अपने पास बुला भेजा और पूरे दिन के लिए अपने यहाँ अतिथि बनाकर रखा। मुकुंद की पत्नी और बच्चों ने पूरा दिन उसके साथ बिताया। रानी के महल से बाहर आने तक वे बड़े परेशान रहे। वहां तो सांस लेना भी दूभर था। वहां हमेशा भय का वातावरण था। वापस आकर मुकुंद की पत्नी ने उससे कहा, मैंने कभी भी सोचा भी न था कि रानी के महल में रहना इतना मुश्किल होगा। रिश्तेदार और नौकर सभी रानी को देखकर थरथर कांपते हैं। वे क्या खाएंगी और क्या पिएंगी, कब खाएंगी, कब पिएंगी, कब क्या मांग लेंगी, ये कोई नहीं जानता था। हमारी आंखों के सामने ही नौकरों को थोड़ी ही बात पर कोड़े लगाए गए। यह सब सुनकर मुकुंद चिंतित हो गया। रानी के महल से आने के बाद उसका परिवार बीमार भी हो गया। अगले दिन रानी ने मुकुंद को अपने सामने लाए जाने का आदेश दिया और आदेश दिया कि वह रानी और उसके बच्चों की मूर्तियां बनाए। मुकुंद की को तो जैसे धड़कन ही रुक गई। उसी रात मुकुंद अपने पूरे परिवार को लेकर कहीं दूर भाग गया। यह कहानी समाप्त करते हुए वेताल ने विक्रम से कहा, मुझे लगता है राजसी ठाट बाट ने मुकुंद को उसके हुनर से दूर कर दिया था।
अन्यथा वह कम से कम अकेले में रानी की ऐसी मूर्ति बनाने का प्रयास करता। वह यह सिद्ध होने से पहले ही देश छोड़कर भाग गया कि रानी की मूर्ति गुस्सैल दिखेगी। हालांकि उसे यह दोष नहीं दिया जा सकता कि उसने आराम का जीवन छोड़कर अपने परिवार को फिर से निर्धनता में धकेल दिया। फिर भी इस व्यवहार का कारण क्या था? यदि तुम इसका जवाब जानते हुए भी नहीं बताओगे तो तुम्हारा सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मुकुंद ने कभी भी अपने हाथ के हुनर को धन कमाने का माध्यम नहीं माना था। राजसी ठाठ तो अपने आप ही उसके जीवन में आ गए थे। वह अपने आप को साधु महाराज से मिले वरदान से संतुष्ट नहीं था और यह देखने का प्रयास कर रहा था कि वह अपने हुनर से अधिक न्याय कर सके। उसने कभी भौड़े प्रदर्शन के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। रानी का क्रोधी स्वभाव कहीं उसके परिवार के विनाश का कारण न बन जाए, इसलिए वह रानी की मूर्ति बनाने के काम से अलग हो गया और रातों रात वहां से भाग गया। यह कहते ही विक्रमार्क का मौन टूट गया और बेताल सब समेत वहां से उड़कर वापस पेड़ पर आ बैठा। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और बेताल के पीछे दौड़ पड़े। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।